आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आज के स्वदेश हीरो की। काश मेरा भी एक घर होता, ऐसा सोचने वालों के लिए 40 साल पहले एक उम्मीद बनकर उभरा था एचडीएफसी, जिसने लोगों को अपने घर के सपनों को पूरा करना शुरू किया और लाखों लोगों को रियायती दरों पर होम लोन भी दिए। और इसीलिए हमने चुना है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी एचडीएफसी को। और आज के स्वदेश हीरो हैं केकी मिस्त्री। अपना घर एक ऐसा सपना जो पूरा हो जाए तो जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल बन जाता है, और खुशनुमा एहसास भी। लेकिन कुछ साल पहले तक कई लोगों की जिंदगी गुजर जाती थी, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह जाता था। और ऐसे में साल 1977 में स्वर्गीय एच.टी. पारिक की लीडरशिप में आगे आया हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी एचडीएफसी, जिसने लोगों के घरों के सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया। एचडीएफसी ने 1978 में पहली बार घर खरीदने के लिए पहला लोन मुहैया कराया। इसके बाद लोग एचडीएफसी लिमिटेड से जुड़ते गए और एचडीएफसी लोगों के सपने पूरा करता चला गया। अब तक एचडीएफसी करीब 86 लाख से ज्यादा लोगों के घर के सपने को पूरा कर चुका है और कुल 5.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दे चुका है। एचडीएफसी के पास 21 लाख से ज्यादा के लोन अकाउंट है। देश भर में एचडीएफसी के 603 इंटरकनेक्टेड ऑफिसेज हैं जो ग्राहकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं, जबकि दुबई, लंदन और सिंगापुर में 3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं जहां भारतीय मूल के व्यक्तियों और प्रवासी भारतीयों को होम लोन प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। यही वजह है कि पिछले 4 दशकों से हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी एचडीएफसी भारत की अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक बन चुकी है, जो सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के कई देशों में भी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर काम कर रही है। 2019 में एचडीएफसी लिमिटेड की बाजार पूंजी 4 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर देने की योजना में एचडीएफसी लिमिटेड ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एचडीएफसी ने पहली बार में ही करीब 1.5 लाख घर खरीदारों को रियायती ब्याज दरों पर लोन मुहैया कराया। हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अनुभव रखने वाले केकी मिस्त्री ने भी कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मिस्त्री 1981 में एचडीएफसी का हिस्सा बने थे और 1993 में उनको इस कंपनी के कार्यकारी निदेशक की बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद 1 जनवरी 2010 से वो एचडीएफसी के वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ चुने गए और तब से लेकर अब तक वो इस पद पर है। एचडीएफसी ने 1977 में अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय किया है, जिसने कई बाधाओं को पार करते हुए भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का तमगा हासिल किया है। और इसलिए हमने चुना है एचडीएफसी को आज का स्वदेश हीरो। ईटी नाउ स्वदेश। तो एचडीएफसी के सीईओ केकी मिस्त्री से बात की हमारी सहयोगी आयशा ने। केकी, ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू योर एंटायर टीम एट एचडीएफसी। थैंक यू। पहले तो मैं आपके पूरे कलीग्स और व्यूअर्स को भी मैं आई वुड विश देम अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी हैप्पी फेस्टिव सीजन अहेड। ओके केकी, आप बात करते हैं आपके सेकंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस की। ये बताइए कि इस तिमाही में सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ से आई, अफोर्डेबल सेगमेंट में कि हाई एंड लग्जरी सेगमेंट में? देखिए, आप अगर लास्ट 3 साल इफ यू लुक एट द लास्ट 3 इयर्स, तो ग्रोथ जो आ रही थी सिस्टम में 2017 से लेके समझो 2020 तक वाज लार्जली इन द मिडिल इनकम, लोअर इनकम ग्रुप, इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर एंड सो ऑन सो फोर्थ। अपर एंड मार्केट जो है, हायर इनकम मार्केट जो है, उसमें डिमांड काफी स्लो थी, डिमांड वाज नॉट हाई। Over the last 1 year, एक साल last 1 year, we have started seeing a pickup in demand even in the high-end market. So अगर आप metropolitan cities को, if you look at Mumbai, Delhi, Bangalore, Pune, Hyderabad, Chennai, all these places have started seeing a substantial pickup in growth. तो आप जो लोअर इनकम, मिडिल इनकम कैटेगरी थी, वहां पे तो ग्रोथ हैज सस्टेन, हैज मेंटेन, बट इन द हायर इनकम ग्रुप द ग्रोथ हैज नाउ पिक्ड अप।
So overall, if you look at the component of loans in the affordable housing space now in number terms, ये अभी it is 30%, 30%. A year ago it was 32%. So there has been a slight reduction in that as a proportion of total loans, but that is not because that has slowed down. It is only because of the high-end market picking up faster. क्योंकि लेकिन इस बार क्या ऑन ग्राउंड रियलिटी अलग है? क्या ये कहना ठीक होगा कि जो रियल एस्टेट स्पेस में हम देख रहे हैं वो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है, वो कोई एक सेगमेंट नहीं है कि सिर्फ लग्जरी अच्छा कर रहा है या सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग अच्छा कर रहा है या सिर्फ लो इनकम ग्रुप अच्छा कर रहा है, बट ब्रॉड बेस्ड रिकवरी देखी जा रही है? बिल्कुल सही, आप कुछ बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो रिकवरी हो रही है वो कंप्लीटली ब्रॉड बेस्ड है। जैसे मिडिल इनकम हाउसिंग, लो इनकम हाउसिंग में ग्रोथ हो रही है, सिमिलर ग्रोथ वी आर सीइंग इन दी हाई इनकम मार्केट। सो इट्स कंप्लीटली पैन इंडिया एंड इट इज अक्रॉस ऑल इनकम ग्रुप्स। और जो हमने जो इकोनॉमिक रिवाइवल देखी है इन द लास्ट 3 months, इट इज रियली फिनोमिनल। क्योंकि दीपक पारेख ने इकोनॉमिक टाइम्स को वीकेंड के एक इंटरव्यू में बोला कि ये रियल एस्टेट के लिए सबसे बड़ा साइकिल है और अभी बस इसकी शुरुआत है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही टाइम है हमारे दर्शकों के लिए जो बस सोच रहे हैं कि अब घर खरीदे, कब घर खरीदे? इज दिस द टाइम? मैं तो 1 साल से मैं बोल रहा हूँ, I've been saying that this is really the best time to buy a house and it continues to get better and better. If you look at the last 4 years, up 2017 to 2021, if you see, consistently income levels system में बढ़ रहे हैं. People's incomes are rising by about 7.5-8% a year, typically year after year. So up 3-4 say 4 years का growth, if you say, there'll be about a 30% growth in income levels. प्रॉपर्टी प्राइसेस जो 2020 अभी आज जो आपको मिल रही है, बाय एंड लार्ज इट इज ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, बट बाय एंड लार्ज जो भाव में प्रॉपर्टी बिक रही है आज इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज इन 2017. तो आपका कॉस्ट ऑफ अ हाउस हैज मोर और लेस रिमेन्ड द सेम, बट इनकम लेवल्स आर लॉट हायर. And therefore, affordability, if you were to look at from an affordability standpoint, this is the best time to buy a house. Also, interest rates. So, interest rates are as low as they'll ever get. And therefore, a combination of low interest rates plus significantly improved affordability makes this a very good time to buy a house. क्योंकि आपके सेकेंड क्वार्टर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अगर एनपीएस देखे जाएं तो उनके लिए आपको सेकेंड क्वार्टर में 3,761 करोड़ रुपीस की प्रोविजनिंग करनी पड़ी. क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है आगे जाके या इसी लेवल पे रहेगा और आप मेंटेन कर पाएंगे इसको? सेकेंड क्वार्टर में प्रोविजनिंग तो इतना नहीं था, आप जो बोल रहे हैं दैट वुड बी फॉर अ डिफरेंट फिगर ऑल टुगेदर. प्रोविजनिंग ये क्वार्टर में मेरे साथ 452 करोड़ के ऐसा कुछ था. हमारे जो क्रेडिट कॉस्ट होता है विच इज द कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग डिवाइडेड बाय द लोन बुक, दैट फॉर द 6-month पीरियड स्टैंड्स एट 40 basis points, 40. Last year it was about 50 basis points. So actually credit cost as a percentage of the loan book has marginally declined. ओके. इंडिविजुअल डिस्बर्समेंट्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रही की किन फैक्टर्स की वजह से आपको लगता है कि ये लेवल आगे जाके ऊपर ही बढ़ेगा या एटलीस्ट ये लेवल आप मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या हो रहा है कि अफोर्डेबिलिटी बहुत इम्प्रूव हुई है. Affordability has improved because income levels are higher, property prices are where they are, and people structurally are feeling much better. The feel-good factor is much better. आप जब भी घर लेते हैं, it is the single largest investment you make in your lifetime. Because it is the largest investment, you want to do it at a time when you're feeling confident about yourself. And for a variety of reasons, pick up in the economy, economic growth, revival of everything, demand all over the country, that coupled with the buoyancy in the stock market, I think all these factors taken together is making people, the general public, a lot more confident about their future than in the past. And this is one of the reasons why more and more people are looking to buy a house now. क्योंकि ये जो आप रिवाइवल की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इंटरेस्ट रेट्स का भी है. तो हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि आरबीआई इस
इस लेवल पर इंटरेस्ट रेट्स को बना पाएगा? बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस क्लियरली आसमान की ऊंचाइयां छू रही हैं, उसके चलते Right. इन्फ्लेशन एज वेल बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। आपका व्यू क्या है कि किस लेवल पर जाके हम देखेंगे कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स पे कुछ मूव करे या इंटरेस्ट लेवल्स एटलीस्ट थोड़ा बढ़े इससे आगे? देखिए, मेरे हिसाब से इन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, आई personally don't see RBI changing rates in the whether it's 3 months, 4 months, 6 months, 5 months, I don't know. But I don't see RBI increasing rates. But जो liquidity system में है, जो short term liquidity है, that they will start, in my view again, slowly starting to take out of the system. तो जैसे short term liquidity system से कम होने लगी, start slowing down, short term rates will start moving up. So आज जो yield curve जो है, जो long term rates और short term rates के बीच में जो gap है, that gap is very high. That gap will start narrowing by virtue of short term rates going higher. Long term rates will be a function of, more demand for money, pick up in infrastructure spending and things like that. So clearly, likelihood of any reduction in interest rates to my mind is almost non-existent. क्योंकि ईटीना स्वदेश के व्यूअर्स और एंटायर टीम की तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। And wish your viewers and your colleagues the very best for Diwali and the festive season ahead. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ पौराणिक और